हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। इसमें आज हम डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग समझेंगे, डेफिशिएंट डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकनॉमी पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड को ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में भी हम सीखेंगे, और साथ ही क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या है। तो इकोनॉमिस्ट कीन्स ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है डेफिशिएंट डिमांड को एक्सप्लेन करते हुए। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट when it is less than aggregate supply corresponding to full employment in the economy। इसका मतलब ये है कि आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड आपका लेस देन हो एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट। या ऐसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इस सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। तो आप डेफिशिएंट डिमांड को दोनों ही वे में याद कर सकते हो। आप चाहें तो कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। या फिर इसके अपोजिट भी आप कह सकते हो कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से, तो इस सिचुएशन को भी हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। साथ ही आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था, इसमें भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि it refers to a situation in which every able person who is willing to work at a prevailing wage rate is employed। इसका मतलब यह है कि हर वो पर्सन जो काम करना चाहता है, काम कर भी रहा है एट a prevailing wage rate, यानी जो भी मार्केट में लेबर की प्राइस चल रही है उस पर अगर वो काम भी कर रहा है, तो इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इस सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई डेफिशिएंट डिमांड की, जो आपको अच्छे से याद रखनी है ना। आगे हम डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है डेफिशिएंट डिमांड इम्प्लाइज डिफ्लेशनरी गैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस हेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उससे आपकी इकनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप भी आएगा, जिसे हम डिफ्लेशन भी कह सकते हैं। इसमें लिखा है डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू अ डिफ्लेशनरी गैप विच कॉजेस अ फॉल इन द प्राइस लेवल और डिफ्लेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होती है तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर डिफ्लेशन ज़रूर आएगा, जहाँ पर डिफ्लेशन का मतलब है फॉल इन द प्राइसेस, यानी आपके मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनकी प्राइस लगातार कम होती जाएगी अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो। आगे लिखा है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेवल ऑफ एडी एंड द लेवल ऑफ एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यह पॉइंट आपको ग्राफ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। इसका मतलब यह है कि डेफिशिएंट डिमांड बेसिकली डिफरेंस होता है जो आपकी एक्चुअल डिमांड आई है और जो आनी चाहिए थी। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ग्राफ पर और बेटर समझ आ जाएगा। आगे लिखा है द गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी बिकॉज इट लीड्स टू डिफ्लेशन विच मीन्स कंटिन्यूस फॉल इन द प्राइसेस। ये सेम पॉइंट हमने ऊपर भी कवर कर ही लिया है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो डिफ्लेशनरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कंटिन्यूस फॉल इन द प्राइसेस। यानी आपकी इकनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं उनकी प्राइस अगर लगातार कम होती जा रही है तो उसका रीज़न डिफ्लेशन होता है, और डिफ्लेशन होने का रीज़न होता है डेफिशिएंट डिमांड। इस पूरी सिचुएशन को हम शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। वो कुछ इस तरह है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से,
तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू उन प्रोडक्ट्स की डिमांड से। और अगर आपकी इकनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है डिमांड से तो प्रोडक्ट की प्राइस लगातार कम होगी, और अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस लगातार कम होती है तो इसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आता है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस फॉल इन द प्राइस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ किस तरह डेफिशिएंट डिमांड को ग्राफ पर शो किया जाता है, अब हम उसके बारे में सीखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि डेफिशिएंट डिमांड को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए तो किस तरह ग्राफ पर डेफिशिएंट डिमांड को शो किया जाता है, अब हम उसके बारे में सीखते हैं। साथ ही हम इस सिचुएशन को भी कवर कर लेंगे कि किस तरह डिफ्लेशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीख रहे हैं हम कि डेफिशिएंट डिमांड का क्या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो करेंगे एंड वाई एक्सिस पर आप एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को शो करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ होगा। नाउ आपका जो 45 डिग्री लाइन कर्व है इसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं, जो इनकम के इक्वल भी होता है। देन अगर आप एग्रीगेट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, जो आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व का सम भी होता है। और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व वो कर्व है जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पर आया है, यानी अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर वर्क करते तो आपका एग्रीगेट डिमांड कुछ इस तरह दिखता। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो आपकी इकनॉमी में ओ से लेकर वाई तक का लेवल ऑफ इनकम भी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने की, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की है। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि आपकी इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज़ हो चुकी है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया है। अगर आप अपनी इकनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हो तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। जहाँ पर ये नया पॉइंट जनरेट हुआ है उसे हम एम से डिनोट करेंगे। नाउ अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो ई से लेकर एम तक का जो गैप आप देख रहे हैं इसी गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, जिसके बारे में हमने इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। वहाँ हमने सीखा था कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में डायग्राम पे डेफिशिएंट डिमांड को शो करने के लिए कहा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरह आपका डेफिशिएंट डिमांड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड आती है। तो आपकी हेडिंग होगी रीजंस और कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो टोटल आपके 6 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होती है। हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिड्यूस हो रहा है या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स का लगातार रिड्यूस होता जा रहा है, तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड आएगा। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगातार कम हो रहा है तो वो सिचुएशन आपकी डेफिशिएंट डिमांड की होगी। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रेडिट फैसिलिटीज़ और इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लगातार कम हो रही है, जिसका रीज़न हो सकता है कि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, यानी आपको लोन पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है अगर आप लोन लेते हैं तो,
तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है, और अगर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है तो वो सिचुएशन भी डेफिशिएंट डिमांड कहलाती है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी अगर गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है तो वो सिचुएशन भी डेफिशिएंट डिमांड की होगी। द नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है फॉल इन एक्सपोर्ट्स और राइज इन इम्पोर्ट्स। ये भी काफ़ी सिंपल है, अगर आपके एक्सपोर्ट्स लगातार कम हो रहे हैं या फिर आपके इम्पोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उससे भी आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होगी। यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड तब होगी जब एक्सपोर्ट्स लगातार कम हो रहे हो या फिर इम्पोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हो। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन मनी सप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी का जो सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है, वो लगातार अगर कम हो रहा हो तो उससे भी आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होगी। और लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ राइज इन टैक्सेस। ये पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम पर टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उससे आपके पास जो परचेजिंग पावर है गुड्स को परचेज करने की, वो लगातार रिड्यूस होगी। और अगर आप गुड्स के कंजम्पशन को लगातार कम करते जाओगे तो उससे ऑब्वियस ही बात है डिमांड कम होगी और आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जनरेट होगी। तो ये पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट से भी लिंक करके समझ सकते हैं। आपको याद यही रखना है कि अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, और अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो आप गुड्स पर खर्चा कम करेंगे, और अगर गुड्स पर खर्चा कम होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उससे ऑब्वियस ही बात है आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होगी। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होती है। अगर इन पॉइंट्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी के अंदर। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ टोटल हम 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके इम्पैक्ट्स हैं जो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से आपकी इकोनॉमी पर आए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हमने डायग्राम पर भी डिस्कस किया था। इसमें लिखा है ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, प्लांट आउटपुट रिमेन्स लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट, अकॉर्डिंगली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्टक इन द इकोनॉमी। इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है आउटपुट को जनरेट करने की, वो लगातार कम है उसके पोटेंशियल आउटपुट से। और क्योंकि यहाँ पर आपका प्लान आउटपुट कम है पोटेंशियल आउटपुट से, इसी की वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। यह आपको अच्छे से याद रखना है, और इस तरह आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड पॉइंट है डिफ्लेशनरी गैप, जिसको हमने सेपरेटली भी डिस्कस कर लिया है। हमने पहले ही सीख लिया है कि डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप भी आता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे डिफ्लेशन आएगा। आगे लिखा है इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्ट इज हर्ट, लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट, इम्प्लाइंग लो इनकम एंड लो डिमांड वंस अगेन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होती है तो उससे डिफ्लेशनरी गैप आएगा। अगर डिफ्लेशन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी तो आपका आउटपुट भी रिड्यूस होगा, और अगर आपका आउटपुट भी रिड्यूस होता है तो उससे आपकी इनकम भी रिड्यूस होगी, जिसके होते हुए आपकी डिमांड भी रिड्यूस होगी। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी रिड्यूस होती है तो उससे आपका डिफ्लेशनरी स्पाइरल आता है। यानी अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उससे लगातार
इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, आउटपुट रिड्यूस होगा, इनकम भी रिड्यूस होगी और डिमांड भी रिड्यूस होगी और इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी जैसे हम डिफ्लेशनरी स्पाइरल और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी कहते हैं। इसलिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द इकोनॉमी स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप भी आएगा और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी इकोनॉमी लगातार लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। इस तरह आपका थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। काफ़ी सिंपल पॉइंट है। इसमें लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ एडी कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। दिस हैपेंस बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक्स एंड अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड्स टू प्राइस क्रैश। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट का लॉस होगा। प्रॉफिट का लॉस क्यों होता है, इसके लिए आपको दो रीज़न दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है कि अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक है उसे वो क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रोड्यूसर ने सप्लाई अगर ज़्यादा कर दी है डिमांड से तो उसके पास डेफिनेटली स्टॉक ज़्यादा हो चुका है और अगर उसके पास स्टॉक ज़्यादा है जिसे वो सोल्ड नहीं कर पा रहा तो उससे ऑब्वियस सी बात है उससे लॉस होगा ही होगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट है अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू प्राइस क्रैश। इसका मतलब यह है कि एक प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ज़्यादा है कंपेयर टू जो पब्लिक डिमांड कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर ने यूनिट 100 प्रोड्यूस किए हैं पर पब्लिक डिमांड 80 यूनिट्स की कर रही है तो उसके पास 20 यूनिट्स ज़्यादा बन चुकी हैं और अगर 20 यूनिट ज़्यादा बन चुकी हैं तो प्रोड्यूसर को प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि वो उसके अनडिजायर्ड स्टॉक को भी सोल्ड कर पाए, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की प्राइस पर क्रैश आएगा, यानी प्राइस रिड्यूस होगी और अगर प्राइस रिड्यूस होती है तो उससे भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे डेफिनेटली प्रोड्यूसर को प्रॉफिट का लॉस होता है, जिसके दो रीजंस आपको गिवन है जो आपको याद रखने हैं। और इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने डेफिशिएंट डिमांड को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सेस डिमांड को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे और जो टॉपिक्स हमने डेफिशिएंट डिमांड के पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आपके अपोजिट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे जब हम एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.